गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं इस चैनल, वेलकम टू द चैनल आई एस थिंक टैंक। मैं कुमार पार्थ सारथी कौशल, इंटरव्यू अपेयर्ड कैंडिडेट इन 2024, मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 34 मार्क्स। और इसका एक प्रमुख वजह था इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिलने का, जो भी कारण रहा हो। लेकिन इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं गरीब तबके के बच्चों की मदद करना चाहता हूँ, जो दूर गांव देहात में बैठे हुए हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और दिल्ली और मुखर्जी नगर और करोल बाग आकर के 2 लाख 3 लाख की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वादा है आपसे, ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉन मोनेटाइज रहेगा यूट्यूब का। दूसरी चीज कि जो यहाँ फॉर्मेट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक महीने में एक टॉपिक कवर किया जाएगा। जैसे अभी जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट इज जीएस प्रीलिम्स, है ना। तो जीएस प्रीलिम्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो जीएस प्री प्लस कम मेंस का ये कोर्स है ना। जीएस प्री कम मेंस का ये कोर्स है। इसमें जैसे मई से जून हम पढ़ेंगे पॉलिटी। फिर हर 2-3 लेक्चर के बाद, जो प्रीलिम्स की 2-3 लेक्चर होंगी, उसके बाद एक मेंस की लेक्चर आएगी। इस तरह से वो अपलोड होगा। फिर हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड सो ऑन। हम ये सब सारी चीज पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एक अलग फीचर होगा, टुडे इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जो एक अलग फीचर होगा इस कोर्स का, वो है कि हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आई एस थिंक टैंक के नाम से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, वहाँ उसकी डीपीपी आपको अवेलेबल हो जाएगी, नंबर वन। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आज चूंकि पहला लेक्चर है, कल से एक 15 मिनट्स करंट अफेयर, जो कि डिफरेंट बुक से, न्यूज़पेपर से सिग्रीगेटेड होगा, ठीक है, वो मैं लेकर के आऊंगा। एक सेकंड में थोड़ा मार्कर को चेंज कर दूं, है ना। मैं वो लेकर के आऊंगा 15 मिनट्स करंट अफेयर। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कंबाइंड होगा, एजम्बल्ड होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ भी पढ़ करके देखिए, अगर आपको ना फील आए तो फिर आप बताइए। इसमें आपको करंट अफेयर, और साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, और हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर मैंने, एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर मैंने, एक मिनट, हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर मैंने आपको बता दूं कि 285 मार्क्स स्कोर किया है ना। और फर्स्ट मेंस में 285 मार्क्स। तो आई थिंक आई एम राइट कैंडिडेट कि मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो उसकी भी एक कोर्स लॉन्च होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों। तो एट अ टाइम 3 चीज चलेगी। एक जीएस का सब्जेक्ट चलेगा, डेली 15 मिनट करंट अफेयर चलेगा, और इसके अलावा साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल की कोर्स चलेगी, सब फ्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीच बीच में जैसे हर वीकेंड पे हम एक लेक्चर, जैसे कि कई लोग के मेरे एस्से में 115 मार्क्स थे, कई लोग के मेरे पास क्वेरी आएगी, सर हाउ टू राइट अ गुड एस्से, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी 2024 सामने आ रहा है, तो उसके लिए सी सेट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सी सेट, लेकिन मैं बताऊंगा कि आखिर सी सेट कैसे क्वालिफाई करना है। कई सारे बच्चे हैं जिनका प्री जो है वो सी सेट की वजह से रुक जाता है। ठीक है। इवन बीइंग एन इंजीनियर, एक एक दो शुरू के प्री, एक सी सेट, जहां तक मुझे याद है, एक सी सेट मेरी की वजह से मेरा भी प्री रुका था। ठीक है। तो मैं बताऊंगा उसके बाद से मैं कैसे कंटिन्यूअस सी सेट को क्वालिफाई कर रहा हूँ अच्छे मार्जिन से, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से नाउ लेट अस बिगिन, चूंकि आज पहला कोर्स है ना। तो लेट अस बिगिन कि आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्टली ये लक्ष्मीकांत से इंस्पायर्ड होगा, पर हाँ, नॉट ओनली लक्ष्मीकांत। लोग सिर्फ बुक पर आगे चले जाते हैं, हम आपको, मैंने जैसा मैंने बताया कि मैं प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा, और हर एक दो लेक्चर के बाद मैं आपको मेंस के लिए उस चैप्टर से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेटेड है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें नहीं है। और मैंने आपको बताया डीपीपी टेस्ट। एक और एडवाइस है, आप जो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे पढ़िए, जो आप कोर्स पढ़ रहे पढ़े, एक बार इसे देखते रहे। जो टॉपिक आपको ना समझ, स्लोली स्लोली आप आपको ये पसंद आना लगेगा, ये मेरी गारंटी है। सेकंड चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप, कई मार्केट में टेस्ट सीरीज है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ें। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है तो आप यहाँ पढ़ें, और इसके बाद आप विजन की सेक्शनल टेस्ट लगा लें। मानते हैं उसमें नंबर कम आएगा, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट सीरीज अभी भी मार्केट में किसी का नहीं है।
ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 है ना। बट मैं आपको एक बात बता दूं, भले ये चैप्टर 2 है, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि चैप्टर 1 जो है ना वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। चैप्टर 1 जो है वो हद से ज्यादा फैक्चुअल है। फैक्चुअल होने का नतीजा ये है कि उसमें आप इनिशियली बोर हो जाएंगे, और वो फ्रीडम स्ट्रगल में चैप्टर कवर होगा, बल्कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा, क्योंकि उसमें रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स एक्ट सारे पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए उसको मैं स्किप करूँ, और बोरिंग अगर मैं स्टार्टिंग में उसको लाऊंगा तो आप निश्चित उसमें आप बोर हो जाएंगे और आपका मोह भंग हो जाएगा, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये है मिस्टर एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन है? ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर। ये कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी थी। ये कई वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड के, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम कर सके। फिर नेक्स्ट है 1930। देखिए चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें उसको एक्सप्लेन करने का। जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेटरी लेक्चर है वो कल या परसों आएगा, मेंस वाला। 1938 जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। ये कुछ खास बात नहीं है। 1938 में पंडित नेहरू ने डिक्लेयर किया। पंडित नेहरू ने कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सॉवरेन बॉडी द्वारा बनाना चाहिए। सॉवरेन बॉडी मतलब आप समझ सकते हैं, जिसका आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, विच इज फ्री टू इम्प्लीमेंट, टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश ने इस चीज, ये तो डिमांड थी इंडियन साइड से, ब्रिटिश ने इस चीज को कब एक्सेप्ट किया? तो ब्रिटिश ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, आप देख सकते हैं, पहली बार अगस्त ऑफर 1940। आप समझ सकते हैं अगस्त ऑफर का टाइम, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। वर्ल्ड वार 2 अगस्त ऑफर के टाइम पे पहला ऐसा उसने एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। अब प्रश्न है कि क्यों एक्सेप्ट किया? उसके पीछे कारण था। जापान के सामने हालत खराब थी इंग्लैंड की। तो आप इंडिया है साइड, बर्मा साइड से अटैक हो रहा था। तो जो एलीज थे इंग्लैंड के, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, और सोवियत रूस, वो बोले सर विंस्टन चर्चिल से कि भाई आप इंडियंस का हेल्प लीजिए, ठीक है, चाहे आपको कुछ कंसेशन क्यों ना देना पड़ा। और उसी कंसेशन के रूप में अगस्त ऑफ वार आया, जिसमें पहली बार ये डिमांड एक्सेप्ट किया गया था। देन इट वाज फॉलोड बाय 1942 क्रिप्स मिशन प्लस। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके लीडर थे, है ना, चेयरमैन थे। क्रिप्स मिशन प्लान, और क्रिप्स मिशन प्लान के अंदर, ठीक है, ये भी एक तरह का एक्सेप्टेंस था, बट दिस वाज मच मोर एक्सेप्टेंस एज कंपेयर टू अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर्स में था कि इट वुड बी फॉर्म। अंतर क्या है दोनों में हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, अगस्त ऑफर में बताया गया था कि भाई इट विल बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस, पर क्रिप्स मिशन प्लान में बताया गया कि इट विल बी सोलली फ्रेम्ड बाय इंडियंस। दोनों वो एक बहुत ही बड़ा अंतर था, कि अगस्त ऑफर में ये कहीं नहीं था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे इंडियंस होंगे, पर क्रिप्स मिशन प्लान में था कि सारे वो सारे इंडियंस होंगे। हालांकि कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन और ज्यादा हम माइन्यूट डिफरेंस कहाँ देखेंगे? फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। अब आता है मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल एज ए डिमांडेड टू डोमिनेंट स्टेट्स। आपको पता है मुस्लिम लीग शुरू से काफी हॉस्टाइल रहा था, खास करके 1937 के इलेक्शन के बाद, है ना। तो वो इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेट्स चाहता था, टू डिफरेंट, वो दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहता था, एक फॉर हिंदू मेजोरिटी एरियाज और एक फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। इसलिए उसने इसको रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट, ये डिमांड है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इन 1946, है ना, इन 1946, एक सेकेंड, इन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान पुट फॉरवर्ड। फिर उसके बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए अगस्त ऑफ और क्रिप्स मिशन प्लान ने बस बताया था कि इट विल बी फ्रेम्ड सोलली बाय इंडियंस। कैबिनेट मिशन प्लान वो है ना, जो ये बताया कि जिसने पूरी की पूरी फॉर्मूले दिए कि किस बेसिस पे कैब पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ्रेमिंग होगी। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हैं अल्टीमेटली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये माइंड मैप है। ये माइंड मैप आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के समय रिवीजन करने में, ठीक है। ये माइंड मैप। नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ डल जाएगी आपको, जो पीडीएफ है वो डल जाएगी आपके उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे। ये आप बीच बीच में ऑब्जेक्टिव है विच यू कैन यूज। हु फर्स्ट सजेस्टेड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको ही पता है, एम एन रॉय। यही छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव देखिए, जब हम लोग प्रिपरेशन में उतरे थे तो ये कहा जाता था कि ये सब स्टेट पीसीएस लायक क्वेश्चन है, यूपीएससी नहीं पूछता। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपीएससी जिस तरीके से नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन बट एग्जाम ऑफ रिजेक्शन बनते जा रहा है,
तो ऐसे एक एक ट्रिवियल पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तस्वीर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फोटो है। नेक्स्ट, अभी जो प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान की किस तरीके से फ्रेम हुआ उसकी बात करते हैं। तो जो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाई गई वो 389 थे, इधर देखिए 389। अब इस 389 में 296 था वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया गया। अब ये ब्रिटिश इंडिया क्या था ये भी बात करते हैं। और 93 सीट्स जो थे ये प्रिंसली या नेटिव स्टेट्स को अलॉट किए गए। अब ये नेटिव स्टेट्स क्या था समझिएगा, ये अगर इंडिया था अंग्रेजों के अंदर, है ना, तो पूरी की पूरी इंडिया अंग्रेजों के अंदर नहीं हुआ करती थी। कुछ था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और कुछ था नेटिव स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ बड़ौदा, है ना, स्टेट ऑफ कश्मीर, स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो इनमें क्या होता था कि ये प्रिंस के अंडर रूल होते थे। तो क्या ये प्रिंस ऑटोनोमस थे? नहीं, ये प्रिंस ऑटोनोमस नहीं थे। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रिंस रूल करते थे अपने स्टेट्स को, पर ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर अंग्रेज थे, इनके ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। ये दे वेयर नॉट अलाउड टू थ्रो अवे द योक ऑफ डोमिनेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब कि वो ट्रिब्यूट देते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो इनको प्रोटेक्शन देती थी। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया के अंदर, क्या पढ़ा होगा भाई? मॉडर्न इंडिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, वो इसी तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था। और ये समझना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगा, इन स्टेट्स के अंदर तो और जनता की हालत खराब थी, क्योंकि कभी भी जनता जब रिवोल्ट मारती थी तो अंग्रेज अपने सैनिक भेज करके उन रिवोल्ट को क्वेल कर देते थे, क्वैश कर देते थे। तो ये है कहानी। ये याद रखना है, 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 नेटिव स्टेट्स के थे। अब इस 296 में भी आगे बंटवारा था। देखिए अब ये भी दो प्रकार के थे। 292 जो थे वो गवर्नर प्रोविंस थे, जिनके जो गवर्नर के अंडर हुआ करते थे, और फोर जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ठीक है, यही चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो आगे चल करके यूनियन टेरिटरीज बने हमारे आजादी के पश्चात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हुआ था? एक फॉर्मूला दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने कि भैया हर 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट होगा। ठीक, और वही है, जो सीट्स थे वो डिवाइड हुए थे तीन तरह से, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, और इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब कि जो सिस्टम था ये एफपीटीपी सिस्टम नहीं था जो हमारे आज देश में चुनाव होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, और एक तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था। मतलब कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट कर रहे थे, सिख सिख के लिए कर थे, और एक जनरल था। अच्छा, इसमें भी आपको एक बात बता दूं, ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन था। सर इसका मतलब क्या? डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें डायरेक्ट पब्लिक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, जैसे हमारे अभी आम चुनाव हो रहे हैं देश में, हम डायरेक्ट अपने एमपीज को चुन रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि हम किसी को चुने, पब्लिक ने किसी को चुना, ठीक है, लेटस से एक्स ने, और एक्स ने किसी को चुना वाई को। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन था। कैसे था सर इनडायरेक्ट? देखते हैं आगे। तो देखिए, जो पीपल थे, पब्लिक थी, उन्होंने चुना था प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स को, प्रोविंशियल, है ना, प्रोविंशियल मेंबर्स को, प्रोविंशियल मेंबर्स ने फिर चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली मतलब आप समझ सकते हो आज का हमारा विधानसभा कौन सभा, वो प्रोविंशियल असेंबली था। ठीक है, इस तरीके से एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए मैं बहुत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ कि मैं आपको बता, क्योंकि इतना मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मुझे आइडिया है कहाँ से सवाल उठते हैं। तो इस तरह से उठता है कि इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट वाज अ डायरेक्ट इलेक्शन। ये भी सवाल उठता है किस किस मुस्लिम सिख जनरल में था। ये भी उठता है कि ये एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट था कि नहीं। हाँ बिल्कुल था। आप सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में हम देखेंगे जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। पर बता दूं, जहां रिलीजन बेसिस पे वोट होती है, मतलब सिख सिख सिर्फ कैंडिडेट के लिए वोट करेगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने बता दिया आपको कि किस तरह का इलेक्शन था। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका पूरा नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो नॉमिनेट होते थे, नॉमिनेटेड द्वारा बाई प्रिंसेस। अब बात है, यहाँ से भी एक और सवाल उठता है कि क्या ये टोटली इलेक्टेड बॉडी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नहीं। टोटली नॉमिनेटेड था? नहीं। इट वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, ये पूरी कहानी जो मैंने आपको ऊपर समझाई वो यहाँ पर है। नेक्स्ट, जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दैट वाज हेल्ड इन जुलाई अगस्त। ये आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, इसमें कांग्रेस ने इतना सीजा, दैट इज इररिलेवेंट। हाँ,
93 स्टेट्स जो थे एलोकेटेड थे प्रिंसली स्टेट को, लेकिन याद रखिएगा दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियली प्रिंसली स्टेट जो थे वो रिफ्रेन कर गए थे ज्वाइन करने से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बाद में जाके वो ज्वाइन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। हर बच्चे को लगता है कि भाई गांधी बाबा, गांधी जी जो थे वो इतने टॉल लीडर थे और वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो महात्मा गांधी नहीं थे। और इसके अलावा एक चीज मिसिंग है, मैं फिर बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम के सबसे उस समय के टॉलेस्ट लीडर थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये एक आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है आपको टेस्ट करने के लिए, हाउ वोटिंग वाज टू बी डन। तो वोटिंग जो था दैट वाज डन यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सर थोड़ा इसको विस्तार में बताइए। देखो बेटा, जब हम इलेक्शंस पढ़ेंगे वहां कई तरह के सिस्टम होते हैं, एफपीटीपी जो अभी हमारे देश में चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फिर एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो भी होता है ना, और भी तरह के होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। तो मतलब हमारा जो देश में जो अभी होता है वो एफपीटीपी होता है, लेकिन जो जैसे आज भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है प्रोपोर्शनल, सॉरी नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो एक अलग मेथड है। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ वो नहीं है अभी, जो हमारे यहाँ चुनाव के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था, ठीक है। हर चुनाव देश में, जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति का चुनाव अभी एफपीटीपी से नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली मीटिंग हेल्ड की है। देखिए ये डेट आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के आसपास, देखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी पूछते हैं तो आपको ठीक है एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा स्टेट पीसीएस के जैसा कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 से दिसंबर, 14 दिसंबर, लेकिन हाँ वो क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए ये चीज पूछ चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था और वो सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान मांग रहे थे। सिर्फ 211 मेंबर्स इस मीटिंग को अटेंड किए थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हुआ इस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन पहले बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। और वो क्यों बनाया गया कि ही वाज द मोस्ट सीनियर मेंबर, है ना, और फ्रेंच परंपरा के, फ्रांस की परंपरा के हिसाब से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और देखो प्रेसिडेंट सबको पता है, लेकिन याद रखिएगा एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी दे वर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो सबको नहीं याद रहता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको याद होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वो अडॉप्ट हुआ 1947 जनवरी 22 1947, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, ये अडॉप्ट हुआ था। सर थोड़ा बता दीजिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से ही बता रहा है, जो बेसिकली एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारा संविधान का, आप एक तरह से कैसे, जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है उसका ये कच्चा रूप था ना, उसका रॉ रूप था। इसमें बताया गया कि किस तरह से माइनॉरिटी को सेफगार्ड दिया जाएगा, किस तरह से फंडामेंट क्या क्या फंडामेंटल राइट्स लोगों को अवेलेबल होंगे, किस तरह से इंडियन यूनियन गवर्न होगा, इंडियन यूनियन फॉर्म होगा, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे इंडियन यूनियन के अंदर, ये बताया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको है कि कौन से कितने मेंबर अटेंड किए थे, आप देख सकते हो। अब आप जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रोविजंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। तो एक देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया था कि कौन कौन से टेरिटरी इंडिया में आएंगे, आप एक बार रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। फिर वो बताए थे कि जो, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बताए थे कि जो सारी पावर होंगी वो डेट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, है ना। क्या क्या होगा लोगों को अवेलेबल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, है ना, ये सब अवेलेबल होगा। इसके अलावा माइनॉरिटी को सेफगार्ड होगा, बैकवर्ड को सेफगार्ड होगा, बैकवर्ड ट्राइब्स को, इंडिया विल बी अ रिपब्लिक, ये सारी मतलब एक तरह से समझ सकते हो जो हमारा आज का प्रियम्बल है, ठीक है, जो आज का हमारा प्रियम्बल है वो बेसिकली इंस्पायर्ड बाय, है ना, वो बेसिकली इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बात नहीं है, ये खास बात नहीं है, ये जो दिया हुआ है इनिशियल स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बाद में उन्होंने बताया कि पिछले, मैंने पहले ही बता दिया, पिछले स्टेट बाद में ज्वाइन कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने विजन के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा है और भी टेस्ट सीरीज में देखा है कि एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जब पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसने क्या क्या चीजें चेंज की, है ना। तो उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सॉवरेन बना दिया, ठीक, कि वो कुछ भी बना सकते हैं,
अपने हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये डुअल फंक्शन करती थी। क्या करती थी? डुअल फंक्शन। एक उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, है ना, फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक उसका काम था इट एक्टेड एज द प्रोविंस प्रोविजनल, नॉट प्रोविंशियल, प्रोविजनल पार्लियामेंट, है ना। देखिए उस समय चुनाव नहीं हुआ था, आप जानिए देश में पहला आम चुनाव 1951 1952 में हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले जो पार्लियामेंट का काम करता था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करता था। यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा होता था तो उसके चेयरमैन थे राजेंद्र बाबू, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो बैठता था पार्लियामेंट के रूप में काम करने तो उसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको एक्सप्लेन में करते चल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आप ये मुझे भले भले मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आपको ये पीडीएफ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, और क्या फंक्शन था, इंपॉर्टेंट लिस्ट है क्या क्या उसने किया। आपको पता है कॉमनवेल्थ में इंग्लैंड भी है, कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया 1949 में। नेशनल फ्लैग को उसने अडॉप्ट किया 1947। याद रखिएगा, सवाल कई बार उठ चुका है कि नेशनल फ्लैग आजादी से पहले अडॉप्ट किया गया था या बाद में, तो प्री इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर लिया गया था इसको। नेशनल एंथम को आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया। ये सब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन फेस किए हैं और जहां गलती होने के चांसेस होते हैं। हाँ, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी इलेक्ट कर लिया था जनवरी 24 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान पूरे तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गया था। और फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हेल्ड किया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसके बाद था, लेकिन किस लिए? संविधान तो पारित हो गया, वो बेसिकली था प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरफ, फिर भी फंक्शन किया कब तक? 1951-52 तक, जब जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हेल्ड किया गया। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब तक हेल्ड नहीं किया गया, इट एक्टेड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिया है, विच ऑफ द फंक्शंस वाज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं किया गया था, ये। ठीक है, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। कई तरह कमिटी थे, कुछ मेजर कमिटीज थे, कुछ माइनर कमिटीज थे। ठीक है, 7 मेजर कमिटी थे, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 नॉट 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से मेजर कमिटीज था, कुछ माइनर कमिटीज थे। किस मेजर कमेटी का कौन था चेयरमैन, ये आपका जानना जरूरी है, मैं बता सकता हूँ क्या क्या। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है और सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। एक बात आपको ट्रिक बता दूं, जैसे मैं रटता था, यूनियन जहां लगे मेजर कमेटी के अंदर, वो आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि उसके चेयरमैन पंडित नेहरू है। ठीक है, प्रोविंशियल जहां लगे, ठीक है, जहां प्रोविंशियल लगे आप मान लीजिएगा कि उसके सरदार पटेल थे। तो देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ इस ट्रिक को। ठीक है, इस ट्रिक को मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये पंडित नेहरू थे। ठीक, प्रोविंशियल सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर थे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्टेट कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देखिए यहाँ लोग, मैं भी कंफ्यूज करता था, कई बार गलत करता था, आप भी गलत करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि स्टेट से नेगोशिएशन सरदार पटेल ने किया था तो वही उसके चेयरमैन होंगे, पर ऐसा नहीं था, उसके चेयरमैन पंडित नेहरू थे। रूल्स कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो नेफा, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज था, उसकी गोपीनाथ बरदोलोई थे, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी, उसकी जेबी कृपलानी थे। ठीक है, माइनॉरिटी सब कमेटी के एच सी मुखर्जी थे। देखिए मेनली जो मैंने देखा है ये पूछे जाते हैं, ये जितने नेहरू, पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं से पूछे जाते हैं। बाकी हैव अ लुक, एक लुक मारने में जब कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो नीड टू लुक आफ्टर माइनर कमिटीज। देखिए इसमें टाइम कोई टीचर कहता भी है तो देखो पूछने को कुछ भी पूछ देता है, पर मैं आपको प्रीलिम्स के रूल बताऊं कि उन क्वेश्चंस के वजह से आप कभी भी बाहर नहीं होते हैं जो सबके लिए कठिन है। हमेशा प्रीलिम से बाहर आप तब होते हैं जब वो नॉर्मल से क्वेश्चन, जैसे अब वो पूछ देंगे स्टीयरिंग कमेटी, हर दूसरा बच्चा जो सीरियसली प्रिपेयर किया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलेगा। अगर आप यहाँ गलती करते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप रेस से बाहर होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मत घबराइएगा, रेसर आ गया तो देखो प्रीलिम्स में आपको पता है सबको 30-35 सवाल ही आता है, उसके बाद तुक्केबाजी ही होती है। ये चाहे आज जो निकल गए हैं वो भले कहें कि हमने प्रीलिम्स में ऐसे 40 नंबर ऊपर ला दिया, 45 नंबर ऊपर ला दिया। पूछो कि जिस दिन दे रहे थे पेपर उस दिन आपका हाल क्या था, क्या निकलने के बाद आप श्योर थे हो जाने का? कोई
वो फेंकू ही होगा इस बात को जो निकल के बोलेगा कि हाँ हम श्योर थे कि मेरा हो जाएगा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, बस वो पीडीएफ में नाम आ जाता है तो फिर वो नई नई बातें होने लगती हैं कि भाई हम तो 45 नंबर ऊपर लाए थे, हम तो 48 नंबर ऊपर लाए थे। हैं कुछ लोग, मैं जानता हूँ कुछ सुरमाओं को जो हमेशा प्रीलिम्स को 40-40 नंबर के मार्जिन से पार करते हैं। लेकिन आपको बताऊं वो भी इस बात को एडमिट करते हैं, है ना, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि भाई प्रीलिम्स के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता है क्या हुआ। तो नेवर रन आफ्टर सच क्वेश्चंस, कह रहे भैया माइनर कमेटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बता रहा हूँ वो पढ़ो, वो क्वेश्चन गलत मत करो जो दुनिया सही करती है, इतना तुम्हारा सिलेक्शन कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी मार्कशीट अपलोडेड है टेलीग्राम के चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल एक टेलीग्राम पे नया ट्रेंड बना है लोगों के टीचिंग पे क्वेश्चन करने का, भाई जो खुद ने क्वालिफाई किया तो वो क्या पढ़ाया। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी मार्कशीट, आप देख लें, और आप मार्कशीट देख लें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरल कैटेगरी में 70 से 80 ऐसे बच्चे होंगे जिनसे ज्यादा मुझे मेंस में है। पर जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंटरव्यू डूम्ड माय फेट, जिस तरह से स्पेनिश अल्सर डूम्ड द फेट ऑफ नेपोलियन, डेक्कनी अल्सर डूम्ड द फेट ऑफ औरंगजेब, आप कह सकते हो मेरे केस में कि इंटरव्यू अल्सर डूम्ड द फेट ऑफ पार्थ। ठीक है, खैर जो भी बात है, मैं यहाँ आया हूँ आपको, अब जो मैं खुद नहीं कर पाया अपने हेल्प से उन तमाम लोग को आगे ले आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वो भी आपको आगे शेयर करूंगा, अगर इंटरव्यू में व्हाट वेंट रॉन्ग विथ मी, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। पर चलिए धीरे धीरे से बीच बीच जो बातें होती रहेंगी तो अच्छा लगे आपको भी मुझे भी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ बात करें। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, है ना, जिसके चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर। वो कौन 7 मेंबर्स थे, एक लोग दे दीजिएगा, मैं नाम पढ़ देता हूँ। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस एम सदुल्ला, एन एम राव, टी टी कृष्णामाचारी। याद कर लो इसे, ठीक है, याद कर लो, काम आएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जिस तरह से देखिए कोई भी बिल पास होता है, आप पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में या आपके पॉलिटी वाले सर मैडम पढ़े होंगे, एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग होती है, उसी तरीके से इसकी भी एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग हुई थी। वो डेट्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स थे, आज के डेट में आप समझ सकते हैं 12 शेड्यूल है, और आर्टिकल्स भी बढ़ गए, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। अब जो, आप ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई हमारा जो संविधान है वो अमेंडेबल है ना, अमेंडेबल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माइंड मैप है टाइमलाइन का, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर शॉर्ट रिविजन्स। आप चाहे तो ऐसे माइंड मैप्स का, जब मैं पीडीएफ डालूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के एक माइंड मैप की, उसका प्रिंट लेकर एक माइंड मैप की कॉपी बना लेंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, पूरा का पूरा संविधान 1950 में नहीं एग्जिस्टेंस में आया था। कुछ संविधान जिस दिन वो पास हुआ था, 26 नवंबर 1949, उसी दिन आ गए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये सिटीजनशिप के आर्टिकल्स है ना, ये सब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन एग्जिस्टेंस में आ गया था। और कुछ जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे 26 जनवरी 1950 को आया। एक इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में लिखी गई है, वो ये है कि जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने से पहले देश गवर्न हो रहा था दो लॉ से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरा हो रहा था एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। ये दोनों ही रिपील हो गए एज सुन एज आपका आया, एज सुन एज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। लेकिन याद रखिएगा, प्राइवी काउंसिल अडॉप्ट नहीं हुआ था, इट कंटिन्यूड। ये क्या था समझिएगा, जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किया सरदार पटेल ने वीके मेनन के साथ मिल करके, बहुत ही हार्ड काम था, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज आयरन मैन, लेकिन लौह पुरुष कहा गया है उनको। तो कुछ शर्तें थी जो मानी गई, और उन्हें आश्वासन दिया गया इन राजाओं को कि भाई आपको सैल्यूट दिया जाएगा, आपको तोपों की सलामी दी जाएगी, आपको आपकी गाथाएं गाई जाएंगी, और आपको जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है इंटीग्रेशन से, वो इंडियन सरकार जो है वो अपने पर्स से आपको फुलफिल करेगी। तो वो अगर हम तुरंत हटाते 1949 में, जो जैसा है संविधान के आते, तो फिर वो भड़क जाते, फिर वो रिवोल्ट हो जाती, और फिर देश जो है यूनाइटेड नहीं हो पाता, इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया और आगे चल करके हटाया गया उसे। ठीक है, अब ये देखो, हुआ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब अम्बेडकर। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
इंडियन इंडिपेंडेंस है वही रिपील कर दिया, वही वाली बात है। अब देखिए, एक एक्सपर्ट कमेटी भी कांग्रेस बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी कांग्रेस जो बनाई थी, वो बेसिकली क्यों बनाया गया था, किस तरीके से, हाउ द एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो दो तरह का काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम कर रहा था, और साथ में वो प्रोविजनल पार्लियामेंट है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा था कि आप क्या करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, ठीक है। उसे कई सारे मेंबर थे, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कन्वेनर भी थे, उसे इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कशन टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नोट्स बनाते थे, कमेटी किस प्रोसीजर पे काम करेगी उसकी बात करते थे, वो सब हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अब क्रिटिसिज्म है, इसको हम लोग मेंस के उसमें अच्छे से डील करेंगे, क्या क्या क्रिटिसिज्म है मेंस के लेक्चर में डील करेंगे। जैसे मैं कुछ बता दूं कि एक कहते थे कि हिंदू डोमिनेटेड था, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें कई मुस्लिम मेंबर भी थे, एक एंग्लो इंडियन मेंबर भी थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एस एम सादुल्ला, आपने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे एस एम सादुल्ला, तो मुस्लिम मेंबर थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहते थे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं, हालांकि ये भी डिनाइड है, और भी नॉन कांग्रेस, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाके उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस उनकी विचारधारा नहीं मैच की, ऐसे भी लोग थे, है ना। कि इस बात कहते हैं कि लॉयर्स पैराडाइज, ज्यादा अच्छा हम लोग उसमें मेंस के लेक्चर में डील करेंगे, जो कि कल या परसों अपलोड होगा। मैंने आपको बताया ना, हर एक दो प्री के लेक्चर के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस के टॉपिक अपलोड होंगे, है ना। और फिर इसी मेंस के टॉपिक वाले को हम, आप जब 2025 का मेंस लिख रहे होंगे, उससे पहले हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट मतलब जो करंट अफेयर टॉपिक्स इसके साथ, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल फाउंडेशनल लेक्चर्स हैं 2025 के लिए। 2024 वाले इस पे नहीं आए और बोले कि इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं और गालियां देना ना शुरू करें, ठीक है। दिस इज फॉर 2025। क्या क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उसका क्या एंटीथीसिस है, ये भी हम लोग मेंस के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खत्म पे ही है आज का लेक्चर ऑलमोस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेंगे, वो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एसएन मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन, हु वाज द मेन ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज एसएन मुखर्जी। याद रखिए, प्रेसिडेंट सबको पता है राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत लोगों को पता होता है वीटी कृष्णमाचारी और ये एचसी मुखर्जी, लेकिन हु इज चीफ ड्राफ्ट्समैन, एसएन मुखर्जी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये सब जल्दी कहीं मिलता नहीं इन्फॉर्मेशन। प्रेम बिहारी नारायण रहजादा, ही वाज द मेन कैलीग्राफर, कैलीग्राफर समझते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखता है ना, जो कैलीग्राफी करता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ही वाज द चीफ कैलीग्राफर, है ना। संविधान में किसने तस्वीरें और आर्टिस्टिक का काम किया है, शांति निकेतन के बहुत बड़े पेंटर थे, आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, नंदलाल बोस, है ना। और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने उसमें आपको आर्टिस्टिक काम किया है, ठीक है। हिंदी वर्जन को किसने कैलीग्राफी करी है, वसंत कृष्ण वैद्य, है ना। वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी करी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, ठीक है, एलिफेंट था। ये बहुत ही कम लोग को पता होता है, एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और इसीलिए असेंबली में उसका सील लगा हुआ था। ओरिजिनली, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओरिजिनली इंग्लिश में ड्राफ्ट हुआ था, आगे चल के 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसमें फिर हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है, ये पुरानी बातें हैं जो ऑलमोस्ट हम लोग डील कर चुके हैं, उसका रिवीजन है यहाँ पे। आज इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर जुड़े रहें इस ग्रुप से। कल से 15 मिनट्स करंट अफेयर पॉलिटिकल लेक्चर भी अपलोड होगा, 15 मिनट करंट अफेयर अपलोड होगा, और कल या परसों से हिस्ट्री ऑप्शनल को मैं ले आऊंगा। तो हर दिन आपका क्या अपलोड हो रहा है, कोई भी लेक्चर 30 35 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। वो होगा एक पॉलिटी का, नेक्स्ट आपका आएगा ऑप्शनल का भी 30 35 मिनट का, और 15 मिनट करंट अफेयर, ठीक है। और मैं इसकी डीपीपी अपलोड हो गई होगी टेलीग्राम पे, आने वाले 10 मिनट में आप उससे इस चैप्टर को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पीवाईक्यू की भी बुकलेट हो गई होगी, ठीक है। जो नहीं करना चाहता है, मैं फिर कह रहा हूँ, विजन की सेक्शनल ले लीजिए, खरीद लीजिए, पिछले साल की सेक्शनल नहीं बदलती है, सिर्फ करंट अफेयर बदलता है, ठीक है। और उसको लगाना शुरू करिए, 1 साल बाद आप खुद कहेंगे कितना कितनी स्मूथली परफेक्टली आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और कुछ पसंद आए तो कमेंट करें, नहीं पसंद आए, सुझाव है तो सुझाव पेटी में कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ठीक है।